हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन एक वीडियो पोस्ट करा था जहाँ पर मैंने बोला था कि मैं एक न्यू स्टोरी लाऊंगी। तो यही स्टोरी है, वो न्यू स्टोरी। आई होप आप समझ सकते हैं। मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैंने पहले से बहुत सारे वीडियोस रेडी कर रखे थे ताकि आप मिस ना करें, पर आप तो अभी देख ही नहीं रहे हो वीडियोस। खैर छोड़ो, तो चलिए शुरू करते हैं ये नया वाला स्टोरी। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को जो कॉल पे किसी के साथ बात कर रहा होता है और काफ़ी जल्दी में लग रहा होता है। वो कॉल पे बात करते करते वो अपनी कार में बैठता है और स्पीड में चलाने लगता है और वो स्पीड लिमिट को भी तोड़ देता है गाड़ी में, मतलब रोड पे जाने के वक्त। और कॉल पे बार बार बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। कॉल पे बात करने की वजह से जो है वो ड्राइविंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है, बट वो बहुत स्पीड में कार चला रहा होता है। हम देखते हैं एक दूसरे कार में एक कपल जा रहा होता है जो मेल होता है, मतलब आदमी होता है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है और उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट होती है। वो लेडी बोलती है कि डॉक्टर ने तो 2 दिन पहले का डेट दिया था, अभी तक मुझे लेबर पेन क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ऐसा होता है कभी कभी। डॉक्टर्स जो डेट देते हैं उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। टेंशन लेना तुम्हारे लिए भी बुरा है और हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी। और ये बोल के उसके पेट को टच करता है अब। और जो बेबी होता है वो तभी किक मारता है, जिस वजह से वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं पहले वाले आदमी को जो कि ओवर स्पीडिंग कर रहा था। उसकी गाड़ी ठीक पीछे होती है उस जो कपल थे उसके गाड़ी के। थोड़ी देर बाद एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और हम देखते हैं गाड़ी के पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। मतलब पीछे वाली गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार दिया था, जिस वजह से दोनों गाड़ी पलट चुके थे। हम देखते हैं पीछे वाली गाड़ी का सीन जहाँ पर वो आदमी अकेला था और काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वो याद कर रहा होता है अपने लाइफ को। ये आदमी होता है जिसका नाम होता है क्रिश, और उसने अपने बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और उसके फादर की डेथ हो जाती है। इसी वजह से अपनी पूरी फैमिली का जिम्मेदारी उसी को उठानी पड़ती है। हम देखते हैं सीन जहाँ पर क्रिस सिर्फ 17 साल का था और वो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा होता है। और वो काफ़ी मेहनती था, इसी वजह से काफ़ी मेहनत कर रहा है। क्रिस एक टेबल में बैठ के पढ़ रहा होता है, तभी उसके फादर उसके पास आते हैं एंड बोलते हैं, बेटा तुम ही हमारे एक लौते बेटे हो, बड़े होने के बाद तुम्हें मेरा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी वजह से खूब मेहनत करो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की ज़रूरत हो, मुझे बोलना। तुम्हारा जो ये बाप है ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। ओके पापा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और बड़े होके कुछ बन के दिखाऊँगा, आपकी तरह काबिल बनूँगा। ये बोल के क्रिस अपने पढ़ाई में ध्यान देता है। दूसरी तरफ उसके पापा जो है वो खांसने लगते हैं और वहाँ से थोड़ी दूर चले जाते हैं। उसके बाद वो अपना रुमाल देखते हैं जहाँ पर ब्लड था। देन वो अपने रुमाल को छुपा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बट अपने पापा को खांसते हुए देख के क्रिस को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है, इसी वजह से उसे भी कुछ काम करना चाहिए ताकि उसकी फैमिली को हेल्प कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस को एक शॉप के बाहर, जहाँ पर वो अंदर जाता है। ये एक मोबाइल शॉप था और वहाँ पर वो एक लैपटॉप खरीदता है सेकेंड हैंड। पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होने की वजह से काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स उसके पास ही रहते थे। उसके फादर वो यूज़ नहीं करते थे उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए। इसी वजह से वो उस पैसे से एक लैपटॉप खरीदता है और उसे घर ले जाता है, जिसके मदद से वो ट्रेडिंग वगैरह करना चाहता था ताकि वो अपने पापा को हेल्प कर सके। हम फिर देखते हैं 5 साल बाद का सीन, जहाँ पर उसके फादर की डेथ हो जाती है टीवी के वजह से। और सारा फैमिली का जो भी है जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ेगी, मतलब उसकी मदर की और उसकी खुद की। और वो जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग करता रहता था, इसी वजह से उसके पास काफ़ी पैसे थे। इसी वजह से उस पर ज़्यादा हेडेक नहीं पड़ा, मतलब ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा और वो अच्छे से रह पाया। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट एक फादर के जाने का दुख तो होता है। मतलब जिनके पास है वो समझते नहीं, जिनके पास नहीं है वो उनको मिस करते हैं बस। और कभी कभी जो कदर करते हैं उनके पास भी नहीं रहते हैं हमेशा। तो इसी वजह से अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा करो, ओके, ताकि उनके जाने के बाद मन में ये ना रह जाए कि जब थे वो उनका ख्याल नहीं रखा। इसी वजह से
अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का ख्याल रखा करो। जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं उन्हें रिस्पेक्ट दिया करो। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं, उनका एक्टिंग कर लिया करो रिस्पेक्ट करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, बैक टू द स्टोरी, जहाँ पर कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं उसकी माँ जो है क्रिस की, वो उसके लिए लड़की देखने जाती है और उन्हें एक लड़की पसंद आती है। मतलब क्रिस को भी पसंद आती है और उस लड़की को भी पसंद आती है। क्या लगता है कौन होगी वो लड़की? अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, वो लड़की आयशी है। अगर तुम्हें क्रिस और आयशी की जोड़ी पसंद आई तो रेड हार्ट कमेंट कर देना यार। हम देखते हैं रिश्ता पक्का करने के लिए जो क्रिस और उसकी माँ होती है वो आयशी के घर जाते हैं। क्रिस की माँ उन सब से बातें कर रही होती है और जो आयशी और क्रिस होते हैं उनको एक जगह मतलब ले जाते हैं। एक बालकनी थी और वहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। आयशी पूछती है, क्या आपका पहले भी किसी के साथ अफेयर रहा है क्या? काफ़ी एक्साइटमेंट से देख रही होती है वो क्रिस की तरफ। क्रिस बोलता है कि नहीं, मेरा कभी कोई अफेयर नहीं रहा। आयशी बोलती है, अच्छा। तभी क्रिस पूछता है, क्या आपका रहा है कभी कोई बॉयफ्रेंड? ये सुन के आयशी हेजिटेट करने लगती है और बोलती है, हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था। क्रिस पूछता है कि था या फिर अभी भी है? ये सुन के आयशी बोलती है, नहीं नहीं, अभी मेरे उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था। ये बोल के वो बालकनी के बाहर झांकने लगती है। मतलब अभी वो क्रिस के साथ आई कांटेक्ट करके बात कर रही थी, बट अभी दूसरी तरफ मुंह करके झांकने लगती है। ये सुन के क्रिस बोलता है, आपको अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ। अभी तक मेरे साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था और वो तो एक पास्ट है ना। ये सुनने के बाद आयशी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो फिर से क्रिस की तरफ देखने लगती है। ये सुन के आयशी पूछती है, क्या आपको नहीं बुरा लगेगा कि आपकी वाइफ पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी? ये सुन के क्रिस स्माइल करता है और बोलता है, थी है नहीं ना, यही है जो मैटर करता है। अगर अभी भी होता तो एक अलग बात थी, पर अभी नहीं है तो आप मुझसे शादी कर सकती है। ये सुन के जो आयशी के फेस पे स्माइल था, मतलब वो चमकने लगता है उसका फेस और वो एकदम हाँ बोल देती है कि हाँ मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। आपको मेरे पास्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सुन के क्रिस स्माइल करता है और बोलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास्ट को लेके मैं क्या करूँगा, बस आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बनना चाहते हैं हम। ये बोल के क्रिस और आयशी दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद ऐसे टाइम बीतने लगता है और उन दोनों का एंगेजमेंट भी हो जाता है और कुछ दिन बीत जाता है। हम देखते हैं क्रिस और आयशी को एक कैफ़े में बैठे हुए और वो दोनों डेट के लिए आए थे। हम देखते हैं क्रिस को कैफ़े में आयशी के लिए वेट करते हुए बैठा हुआ है। आयशी आती है और आते ही सॉरी बोलती है लेट होने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई, आयशी बोलती है। क्रिस बोलता है, कोई बात नहीं, 2 घंटे ही तो बैठा था, इससे क्या हो जाता है? ये सुन के आयशी बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, वो कमीना दिख गया था मुझे। ये बोल के वो मतलब अपना मुंह बनाने लगती है जैसा कि उसका दिन खराब गया है। क्रिस पूछता है, कौन दिख गया था तुम्हें? आयशी बोलती है, वो कमीना, मेरा एक्स। क्रिस बोलता है, तुम बोलती हो ना कि वो काफ़ी टॉक्सिक था, तो तुम टॉक्सिक चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रही हो? ये बोलते हुए क्रिस के चेहरे में इनसिक्योरिटी फील करा जा सकता था। ये देख के मतलब आयशी भी फील कर लेती है और बोलती है, क्या तुम्हें कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि मैं अपने एक्स के साथ? ये बोल के चुप कर जाती है। क्रिस बोलता है, नहीं, मुझे कभी भी ये सब नहीं जानना था। आयशी बोलती है, पर मुझे बताना है, आज सब कुछ तुम्हें बताना है। क्या तुम सुनना चाहोगे मेरे पास्ट के बारे में? क्रिस बोलता है, नहीं, मुझे नहीं सुनना। आयशी बोलती है, प्लीज़, मैं अपने नए रिश्ते की शुरुआत ऐसे नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरे पास जानने का पूरा हक है, तो तुम जानो। और आज मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ मेरे दिल से, वरना ये बोझ हमेशा मेरे अंदर रहेगा। प्लीज़ मुझे बताने दो। आयशी जानती है कि क्रिस को जानना है, बट वो मुंह पे नहीं बता सकता, इसी वजह से वो नहीं बोल रहा है। इसी वजह से आयशी खुद से उसे ये बात बताना चाहती है। क्रिस बोलता है, तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो बताओ। बताने से पहले आयशी मन में सोचती है, मैंने बता तो दिया कि मैं बोलूँगी, बट अगर मेरे पास जानने के बाद ये मुझे छोड़ के चला गया तो? ये बोल के वो अपना सलाइवा निगलने लगती है
और थोड़ा पानी पीती है। उसके बाद शुरू करती है, मेरे एक्स का नाम है सिद्धार्थ और मैं उसे सिड बुलाती थी। मतलब हम एक फ्रेंड्स ग्रुप में थे और एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू ही हम मिले थे। ये बोल के पास्ट में चले जाते हैं हम। वो कॉलेज का फर्स्ट डे था और पहले दिन वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ जा रही होती है, आयुषी, कॉलेज के अंदर। उसके बाद वो अपने क्लास में बैठती है और उसकी फ्रेंड आयुषी बोलती है कि मेरे कज़िन आने वाले हैं और वो भी हमारे साथ हमारी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो मेरा यहाँ पर। ये बोल के आरुषि वहाँ से चली जाती है अपने कज़िन ब्रदर को लेने के लिए। थोड़ी देर बाद आरुषि और सिड एक साथ आते हैं क्लास के अंदर और वो बैठते हैं, एक ही बेंच में बैठे थे वो, और यहीं पर मिलते हैं आयुषी और सिड पहली बार के लिए। फिर वो दोनों अपना हैंड शेक करते हैं, बट सिड आयुषी के हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसी वजह से थोड़ी देर मतलब वो पकड़े रखता है, उसके बाद छोड़ता है और आयुषी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और सिड भी छोड़ देता है। सिड को आयुषी को फर्स्ट टाइम देखते ही लव ऑफ फर्स्ट साइट हो गया था, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पर आयुषी काफ़ी झगड़ा कर रही होती है आरुषि के साथ, बिकॉज उसने झूठ बोला था कि सिड उसका कज़िन है, क्योंकि सिड उसका कज़िन नहीं होता है, वो उसके बॉयफ्रेंड का ब्रदर होता है। इसी वजह से आरुषि ने आयुषी से झूठ बोला था कि वो कज़िन ब्रदर है उसका। आयुषी आरू से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगती है और आरू से चुप कराने लगती है कि चुप हो जाओ, इतनी ज़ोर से मत बोलो। आरू आयुषी से बोलती है कि इतना भी बड़ा क्या हो गया, वो मेरे बॉयफ्रेंड का कज़िन है, इसी वजह से मैंने अपना कज़िन बोला उसे। इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं हो गया था कि तू इतना हंगामा कर रही है। आयुषी बोलती है यही तो बात है, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? तू मेरी फ्रेंड नहीं है क्या? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है क्या कि तूने सच छुपाया मुझसे? क्या मैं तेरे बॉयफ्रेंड के कज़िन ब्रदर को खा जाती जो तूने मुझसे झूठ बोला? ये सुन के आरू बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तब मैंने इतना सोचा नहीं था। और भी कुछ दिन बीत जाता है और सिड और आयुषी के मतलब बीच में बॉन्डिंग अच्छा होने लगता है दिन ब दिन, और वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और सिड उस पर क्रश रखता ही था। इसी वजह से वैलेंटाइंस डे वाला दिन उसने प्रपोज कर दिया होता है आयुषी को और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है। बट उन दोनों ने सोचा है कि वो अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसी वजह से वो किसी को भी नहीं बताते, ना ही वो अपने कज़न ब्रदर को बताता है और ना ही ये आरू को बताती है, और ना ही इन दोनों की फैमिली में से किसी को भी पता होता है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। ऐसे ही वो 2 साल तक अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं और तीसरे साल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, बिकॉज जो सिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है आयुषी के बारे में। ऊपर से वो अपना रिलेशनशिप सीक्रेट ही रखना चाहता था, प्राइवेट ही रखना चाहता था, किसी को भी बताना नहीं चाहता था। इसी वजह से आयुषी काफ़ी नाराज़ रहने लगती है सिड से, और सिड को ये कतई सहन नहीं होता था कि वो किसी लड़के से बात करे, इवन तो लड़कियों से बात करने के लिए भी अभी उसे चिढ़ होने लगती है। ये कॉलेज का लास्ट ईयर था और ये दोनों का मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए थे, बट डिग्री मिलना अभी तक बाकी था। बट इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं आता, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है उन दोनों का रिलेशनशिप, हमेशा झगड़ते रहते हैं। अब तो मतलब कॉल पे बात करना भी बंद हो गया था, जब पहले जो था हमेशा बात करते रहते थे कॉल में या फिर टेक्स्ट में, बट अभी जो है वो बात ही नहीं करते थे, अगर आमने सामने आते तो ही बात करते थे। ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है उस दिन जो है सिड आता है आयुषी के पास और बोलता है कि वी नीड टू टॉक, हम दोनों को बात करनी चाहिए वरना हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। आयुषी बोलती है पूरे साल में मतलब ये तुमने पहले ढंग की बात करी है, हम दोनों को अच्छे से बात करनी चाहिए, और तुम्हें ये क्यों प्रॉब्लम लगती है? तुम तो मुझे अपने कज़न ब्रदर से भी दूर रहने के लिए बोलती हो, वो मैं कैसे नहीं रहूँ, मतलब कैसे दूर रहूँ उनसे, तुम ही बता दो। सिड बोलता है कि अभी झगड़ने की बात नहीं है, हम दोनों, मैंने एक रूम बुक करा है होटल में, वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद वहाँ पर हम दोनों अच्छे से बात करेंगे। आयुषी बोलती है कि ठीक है। सिड बोलता है हाँ, रात को 8 बजे आ जाना। आयुषी बोलती है इतनी रात को मैं कैसे आऊँ, तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं। सिड बोलता है कि एक दिन के लिए मैनेज भी नहीं कर सकती? ठीक है, मैं 6 बजे का टाइम कर देता हूँ, तुम आ जाना।
आयशी बोलती है ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना कौन से होटल में मुझे जाना होगा। सिड बोलता है ठीक है, मुझे देखने दो कौन सा होटल खाली होगा, उस हिसाब से मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, 6 बजे तक तुम आ जाना। आयुषी बोलती है कि 5 बजे तक कर देना, बिकॉज मुझे भी कुछ बहाने सोचने पड़ेंगे कि हाँ मुझे बाहर जाना है। सिड बोलता है तुम्हें इतना भी फ्रीडम नहीं है कि तुम 6 बजे के वक्त आना जाना कर सको घर से। आयुषी बोलती है कि मैं लड़का नहीं हूँ तुम्हारी तरह कि कभी भी आ जा सकती हूँ, मेरे घर वाले रोकते टोकते हैं मुझे, तुम्हारे बहन को नहीं टोकते हैं क्या। ये बोल के आयुषी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिड एक रूम बुक करने लगता है, मतलब अपने फ़ोन की हेल्प से, और वो उसे 4 बजे ही एड्रेस भेज देता है। उसके बाद जो आयुषी होती है वो बहाना बनाती है कि वो आयुषी के साथ घूमने जाएगी और जल्द ही वापस आ जाएगी रात तक। फिर आयुषी चली जाती है उस एड्रेस पे जहाँ पर सिड ने उसे बुलाया था। उसके बाद वो दोनों काफ़ी झगड़ा करते हैं, मतलब जो आयुषी होती है उसे हमेशा रोकता टोकता रहता है सिड। इसी वजह से वो बोलती है कि मैं अपने भाइयों के साथ भी बाहर नहीं जा सकती क्या तुम्हारी वजह से, और ऊपर से तुम हमारे रिश्ते को प्राइवेट क्यों रखना चाहते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर मैं किसी को बोलूँ मुझसे दूर रहे तो मुझे कुछ तो बहाना देना पड़ेगा ना। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए कि मैं अपने रिश्ते के बारे में बताऊं, और ऊपर से कोई लड़का अगर मुझसे बात करे तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। इवन तो अगर मैं अपने कज़न ब्रदर्स के साथ बाहर जाती हूँ घूमने के लिए अपनी फैमिली के प्रेशर में, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। ये सुन के सिड बोलता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती पक्की तब तक हमें अपने रिश्ते को छुपाना चाहिए, बिकॉज नज़र लग जाती है। बाहर के लोग अच्छे नहीं होते, वो हमेशा बुरी नज़र लगा देते हैं। और मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारे करीब कोई भी लड़का आए, मुझे बहुत ही घिनौना लगता है। ये सुन के आयुषी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है घिनौना लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय घिनौना लगता है, क्या मैं अपने भाइयों को छूने के बाद घिनौना हो जाती हूँ। सिड बोलता है मैं ये नहीं बोल रहा था कि तुम अपने भाइयों के छूने के बाद घिनौना हो जाती हो, बस मुझे नहीं पसंद कि कोई भी तुम्हें टच करे, इवन तो वो तुम्हारे कजिन ही क्यों ना हो, वो तुम्हारे सगे भाई नहीं है। आयशी बोलती है कजिन्स ब्रदर, वो सगे भाई नहीं है, वो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है, हमेशा मेरा ख्याल रखा है, मेरा कोई सगा भाई नहीं है। ये भी कभी याद नहीं आने देता मुझे कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची हूँ। इवन तो मेरे पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हैं वो, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तुम आ जाना ना मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए, उनको रेगुलर चेकअप करवाने के लिए ले जाना जब मैं बिजी रहूँ तब। पर तुम क्यों जिम्मेदारी लोगे, तुम्हें तो प्राइवेट रखना है अपना रिलेशनशिप। सिड बोलता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या तुम्हारे बुरे के लिए बोलूँगा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, वो तुम्हारे भाई है और मैं कुछ नहीं हूँ। और तुम अपने भाइयों को तो छोड़ो, तुम बाहर के लड़कों के साथ भी तो बात करते हो, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ। आशी बोलती है कि तुम्हें अपना प्राइवेट रखना है रिलेशनशिप, और अगर वो मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। मैं क्या करूँ, अगर लोगों को पता होगा कि मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मेरे पास नहीं आएंगे ना। और ऐसे ही उन दोनों का बहस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और सिड अपना आँख खो देता है और वो आयशी के ऊपर हाथ उठा देता है। आयशी के दोनों आँखों में पानी भर जाता है, मतलब आंसू से भर जाते हैं उसके 2 आँख, और वो रोने लगती है और बोलती है तुमने तुमने मुझ पर हाथ उठाया, हाउ डेयर यू। और ये बोल के वो सिड का कॉलर पकड़ लेती है। उसके बाद सिड को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज़ोर से जो है आयशी का हाथ पकड़ लेता है और झटक देता है अपने कॉलर से उसका हाथ, और उसके बाद उसे गोद में उठा लेता है और बेड में फेंक देता है। सिड बोलता है बहुत ज़्यादा छूट दी थी मैंने तुम्हें, अगर मैं पहले से ही थोड़ा और सख्त होता ना तो तुम्हारी ऐसी औकात ही नहीं बनती कि तुम मेरा कॉलर पकड़ो। दूसरी तरफ जो आयशी होती है वो बेड से बैठने जाती है, पर सिड उसे फिर से पकड़ लेता है और उसके हाथ को, मतलब दोनों हाथ को एक हाथ में पकड़ लेता है और उसके फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ऐसे बोला। गुस्से के मारे सिड के आँख लाल हो चुके थे और वो ज़बरदस्ती आयशी को किस करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है, मतलब उसका रेप करता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद देखते हैं हम, जो आयशी होती है वो मतलब चादर से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है और सिड अपना कपड़ा पहन रहा होता है और
आयशी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बाद। और सिड जो होता है वो मतलब गुस्से में ही था अभी तक, बहुत ज़्यादा, मानो कि उसने अपनी सोचने समझने की क्षमता खो दी है और उसने कर दिया है ये। एक मैसेज आप सब व्यूअर्स के लिए कि गुस्से को ना अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, गुस्से को आप कंट्रोल करो, तो ये आपका जीवन अच्छे से चलेगा, वरना ऐसा ही कुछ गलती आप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा गलती करेंगे, बट कुछ भी गलती हो सकती है जो आपको आगे जाके पछताना पड़े, जिसके वजह से। बैक टू द स्टोरी। सिड अपना कपड़ा पहन लेता है, उसके बाद आयुषी के चिन को पकड़ता है और बोलता है दूसरे किसी आदमी की तरफ देखने की भी कोशिश करी ना, अभी तुम्हारा गुरु तोड़ा है, उसके बाद तुम्हें तोड़ दूंगा। आयुषी बस एक ही जवाब देती है, आई हेट यू द मोस्ट। कोई और लड़का तो छोड़ो, मैं आज से तुम्हें नहीं देखूंगी, आई प्रॉमिस। मैं तुमसे किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखूंगी। सिड बोलता है काफ़ी गुस्से में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने के। ये बोलते ही सिड का फ़ोन बजने लगता है, उसके घर से अर्जेंट कॉल आ रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। मतलब आयुषी ने जो कुछ भी बोला था वो उसको सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो आयुषी होती है काफ़ी ज़्यादा रोती है और इंटीमेसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। फिर भी वो किसी तरह से शावर लेती है वॉशरूम में जाकर, उसके बाद अपने कपड़े पहनती है और घर चली जाती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्रिस के साथ थी आयुषी और ये सारी जो बातें हैं वो बता रही थी। और ये बताते बताते जो आयुषी के आंखों में मतलब आंसू भर जाते हैं और वो रोने लगती है। क्रिस उसका हाथ पकड़ता है और आयुषी बोलती है, क्या ये सब जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे? क्रिस बोलता है, कभी भी नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हमेशा ख्याल रखूँगा और आप कभी भी टेंशन मत लेना कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आप ही से शादी करूँगा, बिकॉज मैंने आपसे सच्चा प्यार करा है और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इतनी बदसलूकी आपके साथ कभी भी नहीं करूँगा, चाहे कितने भी गुस्से में हूँ मैं। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके पास्ट को अपने फिर से याद किया और आप इतने दुखी हो। आप प्लीज़ सैड मत होइए। उसके बाद वो वेटर को बुलाता है और खाना ऑर्डर करता है, मतलब जो कुछ भी खाना था उसके बाद वो खाने लगते हैं। क्रिस पूछता है, मतलब बोलता है कि आई एम सॉरी, बट उसके बाद आप उससे कैसे बचे, मतलब वहाँ से आप कैसे भागे उन सब सिचुएशन से। आयशी बोलती है कि उन सब कुछ के बाद मैं काफ़ी दिनों तक अपने घर में ही थी, मतलब बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था, किसी भी काम में मन नहीं बैठता था। उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बारी आई तब मैंने पापा से बोला कि मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। इसी वजह से उन्होंने मुझे भेज दिया। उसके बाद मेरा उससे पीछा छूट गया। गाइस एक बात बता दूँ कि ये जब कॉलेज टाइम में थे तब की बात है, मतलब वो उनका फैशन काफ़ी अलग था अभी से, मतलब जब प्रेजेंट चल रहा है उसमें। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखते थे और अभी काफ़ी अलग दिखते थे। मतलब तब उम्र भी कम था और अभी उम्र भी ज़्यादा है और फैशन सेंस में भी बहुत चेंजेस आए हैं। फिर क्रिस पूछता है कि अभी अभी आपने कहा कि आपने आपके एक्स को देखा, तो मतलब कैसे देखा, यहाँ पर था वो, क्या आपको परेशान तो नहीं कर रहा था ना? आयशी बोलती है, नहीं नहीं, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था, मतलब भले हम दोनों ने बैठ के सॉर्ट आउट नहीं किया था सब कुछ, बट अभी मैं उसके साथ किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं हूँ और वो किसी और ही लड़की के साथ आया है यहाँ पर, बस मैं तो एक्सीडेंटली उसे देख लिया। क्रिस बोलता है, वो अच्छा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इन दोनों की शादी भी हो जाती है। ये काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। क्रिस जो है आयुषी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, मतलब जो क्या बोलते हैं अभी के ज़माने के ग्रीनेस्ट फ्लैग है। शादी को 2 साल बीत जाते हैं और आयुषी जो है अभी प्रेग्नेंट होती है और तब जो उसकी मम्मी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रही होती है आयुषी की, और क्रिस भी। और हम तभी का सीन देखते हैं जब कहानी की शुरुआत में जो सीन देखा था, तब जो है आयशी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसकी सास उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाती है और वो क्रिस को कॉल करती है और जो कुछ भी देखा हमने, मतलब जो एक्सीडेंट है वो होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उन तीनों को, एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए थे, उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दूसरी तरफ आयुषी की डिलीवरी हो चुकी होती है और उसे एक
प्यारा सा बेटा हुआ होता है और वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। बट वहाँ पर एक न्यूज़ आता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और जो एक कपल था उसकी तरफ देखते हैं हम। जो वाइफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई थी, बट जो हस्बैंड था उसको उतना डैमेज नहीं हुआ था, मतलब माइनर इंजरीज आई थी। इसी वजह से उसको होश था और उसका मतलब हाथ टूट गया था और सर पे थोड़ा सा चोट आया था और पैर पे थोड़ा सा। और वो अपनी वाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहा था और डॉक्टर बोलते हैं कि सी सेक्शन करना पड़ेगा उनकी बेबी को बचाने के लिए। इसी वजह से एक फॉर्म देते हैं और वहाँ पर वो आदमी साइन कर देता है। फिर से एक नर्स आती है उसके पास और बोलती है कि आपके वाइफ के बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं, हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो माँ या फिर बच्चा, आप किसे बचाना चाहते हैं। और फॉर्म में साइन करने के लिए बोलते हैं कि किसी एक को बचाना ही मुमकिन है। उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ दोनों को बचाने की कोशिश करिए बिकॉज अगर मेरी वाइफ बच गई और बच्चा नहीं बचा तो वो नहीं बचेगी, बिकॉज वो अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। फिर नर्स उसे साइन करवाती है और ऑपरेशन रूम में चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद जो है डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके बच्चे को बचा पाए हैं बट आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए हैं। ये सुन के वो आदमी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में आयुषी भी थी और वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए आ रही थी और वहाँ पर ही एक स्ट्रेचर में उसे ले जा रहा होता है मॉर्ग में, जहाँ पर लाश रहते हैं। क्योंकि उसका तभी डिलीवरी हुआ था, इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर भी वो किसी तरह आ रही होती हैं और स्ट्रेचर जो है वो वहीं पर आके रुकती हैं जहाँ पर वो आदमी रो रहा था और उसकी वाइफ को भी लेके आया जाता है और वो दोनों काफ़ी रोने लगते हैं अपने अपने पार्टनर को डेड बॉडी की तरह देखने के बाद। वो दोनों ही हॉस्पिटल के कपड़ों में ही थे और वो अपने अपने पार्टनर को देख के काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। तभी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब नज़र जाती है उन्हें एक दूसरे की तरफ और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो आदमी कोई और नहीं सिड ही था और उसकी वाइफ कोई और नहीं। उस दिन कैफ़े में उसने जिस लड़की को देखा था वही थी। फिर जो सिड होता है वो आयशी के पास जाता है और उसके कंधे से पकड़ता है उसे और बोलता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से आज मेरी वाइफ की ऐसी हालत हो चुकी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आयुषी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी तब और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रहा था और बेहोश हो जाती है वो। और सिड उसे गिरने नहीं देता, पकड़ लेता है और तभी जो आयुषी की मदर इन लॉ होती है वो आ जाती है और उसे पकड़ती है। उसके बाद कुछ नर्स मिलकर उसे ले जाते हैं उसके वार्ड में। दूसरी तरफ सिड के फैमिली वाले भी आ चुके होते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब उन दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, मतलब सिड और आयुषी अपने अपने घर में। मतलब एक्सीडेंट के जो कुछ भी हुआ था एक्सीडेंट के वक्त सिर्फ सिड को ही पता है क्या हुआ था, किसने टक्कर मारी थी, और किसी को भी नहीं पता था। आयशी को भी पता नहीं था और उनकी फैमिली में भी किसी को भी पता नहीं था, मतलब सिड के फैमिली में भी नहीं पता था किसी को। हम देखते हैं सिड को जो याद कर रहा होता है अपनी वाइफ को। काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था वो और उसे याद आता है उस दिन जब वो आयशी को होटल में छोड़ के आया था, उसे कॉल आया था, तब उसके रिश्ते की बात होने वाली थी, इसी वजह से उसे बुला रहे थे उसके घर वाले। तो वो बाहर आता है और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है हमें। उसकी वाइफ का नाम होता है शगुन। सिड होटल से बाहर निकलने के बाद सीधा अपने घर आते हैं। उसके बाद वो मिलते हैं शगुन से फर्स्ट टाइम के लिए। तब उसने शगुन से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था बिकॉज वो कमिटेड था आयशी से। उसके बाद शगुन के फैमिली वाले जब चले जाते हैं वो अपने पापा से बोलते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं और वो नहीं शादी करना चाहता और अगर शादी करनी ही पड़ेगी तो उसी लड़की से करेगा और किसी से नहीं करेगा शादी। ये सुनने के बाद जो सिड के पापा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं सिड को और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसका फ़ोन भी छीन लेते हैं उसके पास से। कुछ दिन बीत जाता है ऐसे ही। फिर जो सिड के पापा होते हैं वो मान जाते हैं और वो लड़की को बुलाने के लिए बोलते हैं उनके घर मिलने के लिए। बट जब सिड कॉल करता है आयुषी को तब आयुषी कॉल नहीं उठा रही होती है, मतलब उसने ब्लॉक कर दिया था दूसरी तरफ से। और उसके बाद जब बहुत बार कॉल करता है, मैसेज करता है बहुत तरीके से, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरफ से, तब आयुषी मतलब रिप्लाई करती है कि वो उससे नहीं मिलना चाहती और वो पढ़ाई के लिए बाहर चली आई है, मतलब वो जिस जगह में थी वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई है।
ये सुन के जो सिड का दिल टूट जाता है और वो मान जाता है शगुन के साथ शादी करने के लिए। फिर उसकी और शगुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो दोनों खुश रहने लगते हैं और आयशी को भूल जाता है सिड और शगुन के साथ ही खुश रहता है। और शगुन और वो दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं। कुछ साल बाद उन्हें पता चलता है कि शगुन प्रेग्नेंट है और उसके बाद कुछ दिनों मतलब कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट होता है। उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम होता है उसमें जो होता है, क्योंकि उन दोनों के बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और सिड के घर वाले सिड को प्रेशर देने लगते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि उसके बच्चे को माँ का प्यार मिल सके। और जो आयुषी की मदर इन लॉ होती है वो भी चाहती है कि आयुषी की दूसरी शादी हो जाए। दूसरी तरफ जो अभी और आरू थे उनकी भी शादी हो चुकी थी और आरू को पता था ये सीन, मतलब उनके रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं पता था उसे, बट जो उन दोनों के पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है इस बारे में उसे पता था। इसी वजह से वो प्रपोज करती है उन्हें कि उन दोनों का शादी कर देनी चाहिए। और वैसे भी वो कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी थे पहले। उन दोनों को ही नहीं पता था उन दोनों की शादी किससे होने वाली है, बट वो मान जाते हैं अपने अपने बच्चे के खातिर। उसके बाद शादी वाले दिन देखते हैं ज़्यादा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया गया था, बस जस्ट मैरिज रजिस्टर करवानी थी बस एक। उसके बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। वो मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाते हैं, बट जो सिड होता है वो आयशी के देखकर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। बट जो आयशी होती है वो शादी करने के लिए मना कर देता है कि उसे नहीं करनी शादी। वो अपने मदर इन लॉ को ही बोलती है बस, और किसी को भी नहीं बोलती इस बारे में। तब वो पूछती है कि क्यों नहीं करना चाहती हो तुम शादी। तब आयुषी बोलने जाती है जो कुछ भी हुआ था उसके साथ, बट वो रुक जाती है। उसे याद आता है कि उसने क्रिश को प्रॉमिस किया था कि इस बारे में वो उसकी मदर को नहीं बताएगी, इसलिए वो चुप हो जाती है और शादी कर लेती है। मन में यही सोचते हैं कि जैसे शादी हो सकता है वैसे डिवोर्स भी तो हो सकता है। उसके बाद वो सोचती है कि ठीक है शादी कर लेते हैं, और उससे बात करके वो डिवोर्स ले लेगी उससे। उसके बाद दोनों ही साइन कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद आयशी उनके साथ उनके घर जाती है, अपने बच्चे को भी ले जाती है उसके साथ, बिकॉज वो काफ़ी छोटा था और अपने माँ के बिना नहीं रह सकता था। उसके मतलब एक बच्चे की माँ है और 2 बच्चे संभालने पड़ेंगे अब उसे। सिड के बच्ची को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा एम्पैथी फील होने लगता है, मतलब स्वानुभूति फील होने लगता है कि इस बच्ची को पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया इसने। उसके बेटे के पास फिर भी तो माँ है और बाप अच्छे से उतना ख्याल नहीं रख पाता। एक माँ ही अच्छे से ख्याल रख पाती है बच्चों की। अगर एक बाप ख्याल रखता भी है वो बच्चे की 3-4 साल हो जाने के बाद अच्छे से रख पाएगा, बिकॉज तब तक माँ की दूध की नीड होती है, माँ की टच की नीड होती है एक बच्चे को। और वो सोचती है जब तक डिवोर्स ना हो जाए तब तक वो बच्ची का अच्छे से ख्याल रखेगी अपने बच्चे की तरह। शादी सुबह सुबह हो गई थी और उसके बाद जो सिड होता है वो अपने काम के लिए चला जाता है और आयुषी वो दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही होती है, मतलब वो दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रख रही थी। और वो अपना घर घूम के देखती है, नया घर। उनके घर में होते हैं सिड, उसके मम्मी पापा और उसके छोटे पापा, छोटे मम्मी और अभी और आरू। वो उन सब उनके घर के मेंबर्स थे। अभी जो है सिड के छोटे पापा का बेटा है और वो उसी की उम्र का है। आरू उसे उसका पूरा घर घुमा के दिखाती है और काफ़ी अच्छा था घर, बड़ा सा था, मतलब अपर मिडिल क्लास थे वो। और जो सिड और अभी है उन दोनों का एक बिजनेस था और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच तो नहीं है बट ठीक ठाक हो जाता है कमाई उससे। दूसरी तरफ जो आयशी है वो एक स्कूल टीचर है और उससे उसका मतलब ऐसे ठीक ठाक कमाई हो जाती है और उससे वो अपनी मदर इन लॉ का भी ध्यान रखती है। वैसे तो क्रिस का कमाई है जिससे मतलब बहुत सारा सेविंग्स है उसके पास, जो कि आयशी के नाम पर ही है। आयशी के साथ उसके एक्स मदर इन लॉ, मतलब जो क्रिस की मदर है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, मतलब वो अपने माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी उससे। और आयशी के मायके में मतलब उसके फादर ही थे और उसकी मदर की डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले, मतलब आयशी की शादी के बाद। और आयशी के ऊपर उन दोनों का भी जिम्मेदारी था, मतलब उसके फादर के और उसके एक्स मदर इन लॉ के। और काफ़ी खुश थी आयशी के पास, मतलब वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे बचपन से। और अब एक ही घर में शादी हो गई उन दोनों की। और जो आरुषि है वो मतलब आयुषी और आरुषि उन दोनों का इतना कांटेक्ट नहीं था एक दूसरे के साथ, जो कुछ भी हुआ आयुषी के साथ उसके बाद।
और आरू को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मतलब उन दोनों जो रिलेशनशिप में थे उसके बारे में आरू को तक भी नहीं पता था। ऐसे ही रात हो जाती है और आरुषि जो है वो अपने दोनों बच्चों को सुला देती है। उसके बाद खुद भी सोने की तैयारी कर रही थी और तभी सिड आ जाता है। उसके बाद सिड उसे बुलाता है और वो उसे खाना देती है। सिड और आयुषी ने ये इन सब वक्त के दौरान एक दूसरे से एक बात भी नहीं करा था। उसके बाद जब खाना देती है वो, सिड उससे पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया। आयुषी बोलती है कि नहीं खाया, तुम खा लो उसके बाद खा लूँगी। सिड उसे बोलता है खा लो मेरे साथ ही। उसके बाद आयुषी खा लेती है उसके साथ ही, मतलब और एक प्लेट लगाती है और खा लेती है। खाते खाते आयुषी बोलती है कि मैं कल से स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ फिर से। सिड बस हाँ बोलता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद उसका खाना हो जाता है। आयुषी तब भी खा रही थी। वो हाथ धो के वहाँ से उठ के चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। और उससे सुबह से जब से मतलब सिड ने आयुषी को देखा था तब से उसको वही बात याद आ रही थी जब आयुषी ने उसे मना कर दिया था फ़ोन में उससे मिलने के लिए। और यही घूम रहा था उसके दिमाग में। और उसके दिमाग में ये भी था जो सगम की डेथ हुई वो क्रिस की वजह से हुई और क्रिस की वाइफ थी हमारी आयुषी। इसी वजह से उसको एक नफरत सी हो रही थी उससे। ऊपर से वो शादी नहीं करना चाहता था बट उसकी शादी हो गई, उस बात से भी वो गुस्सा था आयुषी से। आयुषी खाना खा लेती है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है और पालने में देखती है कि दोनों बच्चे सो रहे थे। सिड जो तब भी बेड पे बैठकर मोबाइल चला रहा था। उसके बाद जो आयुषी होती है वो बेड पे जाती है और दूसरी तरफ बैठती है। सिड उसे देखता है और साइड के टेबल में अपना फ़ोन रख देता है। उसके बाद आयुषी की तरफ देखता है, उसके हाथ को खींच के अपने करीब कर लेता है और उसके बाद उसे किस करने लगता है। और जो आयुषी होती है उसे रेजिस्ट करने लगती है, हाथ से उसके कंधे को प्रेस करती है और उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जो सिड होता है वो छोड़ देता है आयुषी को। फिर बोलता है वो, तुम मेरी वाइफ हो ना तो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करो, ऐसे मुझे दूर क्यों धक्का दे रही हो। आयुषी हाँफने लगती है, मतलब बहुत जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसके बाद जब उसका ब्रीथ नॉर्मल होता है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुन के सिड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम फिर से मुझे रिजेक्ट कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद सिड फिर से उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोनों बच्चे ही रोने लगे थे बिकॉज उनको भूख लग गई थी। वो काफ़ी छोटे थे और छोटे बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगता है। तब भी वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, इसी वजह से रोने की आवाज़ के सुनने के बाद सिड रुक जाता है और आयुषी को छोड़ देता है। और आयुषी उठ के वहाँ से चली जाती है उन दोनों बच्चों को फीड कराने के लिए। और सिड मन में सोचता है तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई ना, अब देखता हूँ उसकी वाइफ कैसे खुश रहती है। और मेरा पुराना हिसाब भी तो बाकी है तुम्हारे साथ आयुषी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर आज के लिए शायद ये काफ़ी है, ये सोचकर सिड सो जाता है। और दूसरी तरफ आयुषी दोनों बच्चों को फीड कराती है, अपना ही मिल्क फीड कराती है। फिर जब आयुषी आती है सोने के लिए तब देखती है कि सिड सो चुका है और वो बगल में लेट जाती है और क्रिस के बारे में सोचने लगती है कि वो कितना ज़्यादा ख्याल रखता था उसका और सिड कैसा है, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और सिड भी अपने वाइफ के साथ ऐसा नहीं था, वो आयुषी के साथ ही डिफरेंट है। इंटीमेसी और ब्रेस्ट फीड की वजह से आयुषी को अपनी बॉडी पे मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के मेडिसिन भी नहीं लेना चाहती थी बिकॉज वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी। ऐसे ही काफ़ी देर जागने के बाद वो सो जाती है और उसके बाद सुबह उसकी नींद खुलती है तब 9 बज चुके थे और ससुराल के पहला दिन था। इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी कि इतने देर बाद उसकी आँख खुली। वो जल्दी जल्दी नहाती है और नीचे जाती है। नीचे तब तक आरू ने सब कुछ कर रखा था, वो ऐसे कोई भी जॉब नहीं करती थी, वो एक हाउसवाइफ थी। मतलब वो उसकी सास और उसकी बड़ी सास क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। वो तीनों ही हाउसवाइफ थी और वो तीनों ही मतलब खाना बना देती है जो भी बाहर जाएंगे उनके लिए। और आयुषी भी स्कूल ज्वाइन करने वाली थी, इसी वजह से उसके लिए भी खाना बना देते हैं और वो चली जाती है अपने काम के लिए। और काम के वक्त मतलब उसके दिमाग में यही चल रहा था जो सिड ने उसके साथ रात में किया था। ओके, लेट मी क्लियर कि दोनों बच्चों की उम्र जो है 6 मंथ से ऊपर की थी। इसी वजह से उसका जो लीव रहता है एक बच्चे का 6 मंथ होने तक, तब
तक का लीव मतलब उसका ख़त्म हो गया था और वो एक्सटेंड नहीं करना चाहती थी उसको, और बच्चे और कुछ भी खा सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी। फिर से टाइम स्किप होता है और रात का सीन देखते हैं हम, जहाँ पर सिड और आयुषी दोनों कमरे में होते हैं और आज भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था सिड, बट आयुषी उसे रोक लेती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे क्लोज मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुन के सिड बोलता है, क्या तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड की स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा था, इसीलिए तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते हो। ये सुन के जो आयुषी के दिल में है ना, एक घिन सी आती है और वो अपना मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ फेर लेती है और उसके बाद बोलती है, शट अप, तुम्हें इतना भी तमीज़ नहीं है, किसी मरे हुए इंसान के बारे में ऐसे बात नहीं करते, और क्या तुम अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे ही करते थे। ये बोल के जो सिड की तरफ देखने लगती है आयुषी। सिड बोलता है कि नहीं, वो काफ़ी अच्छी थी, वो तुम्हारी तरह नहीं थी, इसी वजह से उसके साथ मैं जैसा करता था वैसा तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए तो अलग से सज़ा है ना, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, बीच रास्ते मुझे छोड़ के चली गई थी, क्या इसका सज़ा नहीं मिलना चाहिए तुम्हें। आयशी ये सुन के बोलती है कि मैं छोड़ के गई थी और तुमने जो कुछ भी किया था मेरे साथ, ये बोल के वो अपना मुंह फेर लेती है और चली जाती है वहाँ से। वॉशरूम में जाती है और डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। और दूसरी तरफ सिड ये सब सुन के उसका दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया था और वो स्मोक करने के लिए टेरेस में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आयुषी नहाकर बाहर आती है, उसके बाद बच्चों को फीड कराती है और सो जाती है। और थोड़ी देर बाद सिड आता है, आयुषी के सोते हुए देख के वो भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। ओके गाइज, आज का ये वाला पार्ट मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ, मतलब यहीं पर आज का पार्ट ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में होगी। आई होप आपको पसंद आया होगा ये नया वाला स्टोरी। और मैं आज से सोच रही हूँ कि इस पार्ट को बड़ा कर दूँ, मतलब पहले जो लेंथ का था उससे ज़्यादा लेंथ का आएगा, मतलब इतना ही बड़ा आएगा नेक्स्ट का पार्ट। और इसका मैं बहुत ज़्यादा लंबा सीरीज़ नहीं बनाऊँगी, 2-3 एपिसोड्स और आएंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और कमेंट करके बताना कि आपको इसका हैप्पी एंडिंग चाहिए कि सैड एंडिंग, बिकॉज मैंने दोनों लिखे रखे हैं और आप जैसा बोलोगे वैसा ही एंडिंग होगा इसका। क्या लगता है आपको, जो सिड कर रहा है आयुषी के साथ वो सही कर रहा है या फिर गलत, कमेंट में बताना प्लीज़। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोस के लिए। और मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊँगी अब से, जो पार्ट होगा वो लंबा होगा और वीडियो 2-3 दिन बाद आएगा। और मेरा गला भी अभी काफ़ी ख़राब है, ये बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा एंड एडिटिंग करा है, तब जाके ये 3-4 दिनों में मैंने ये रिकॉर्ड ख़त्म करा है। मतलब आपको नहीं पता, मेरा गला का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसी वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। और ऊपर से मेरा कॉलेज भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद तो और लेट हो जाएगा। मतलब वीडियोस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगी जल्दी पार्ट रिलीज़ करने की। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस आगे के बनाने के लिए। कोई व्यूवर्स जो है बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और हर वीडियो पे कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए। अगर आपको भी पसंद आता है तो प्लीज़, आपको कौन सा पार्ट पसंद आता है ऐसा कमेंट कर सकते हो। आपको किस टॉपिक में स्टोरीज़ चाहिए ये भी कमेंट कर सकते हो। और ये जो स्टोरीज़ है वो बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, मतलब छोटे बच्चे को ये स्टोरीज़ पसंद नहीं आएंगे, उनको तो बस जस्ट टॉर्चर स्टोरीज़ ही पसंद आते हैं। और जहाँ पर आखिर में जो फीमेल लीड होती है वो माफ़ कर देती है, वो वाला मुझे पसंद नहीं आता उतना। इसी वजह से मैं ऐसा ही स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ दोनों कैरेक्टर्स को, एक को मैं नहीं नीचा दिखाती हूँ, इसी वजह से मुझे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं, ना ही ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। खैर छोड़ो, थैंक यू।